Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. इमेजिन करो आप कोई सामान मंगाते हो, आपका पार्सल आता है और वो आता है एक कचरे के बैग में। आप तो शायद सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा किसी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के साथ हो गया और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ही है, तो कुछ बड़ा सीरियस यहाँ पर मामला चल रहा है। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई की साल 2021 की जो अर्निंग कॉल है वो रिवील हो चुकी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब तक 4 महीने के अंदर कितने पैसे कमाए वो अमाउंट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बटिस्टा ने कंपेयर किया रेसलमेनिया को, रोमन रेंज के बारे में बात हुई है जॉन सीना की तरफ से और उन्होंने रेसलमेनिया मिस करी, इसके बारे में फाइनली कुछ उन्होंने बात करी। तो बहुत सारी बातें हर बार की तरह होने वाली है आज इस वीडियो के अंदर। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के साथ चिपके रहना है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की अर्निंग कॉल, जो उनकी मतलब वो क्वार्टर में कॉल निकालते हैं। आपको पता है साल में ये 4 बार होती है, पहले 4 महीने, फिर 4 महीने, फिर 4, इस तरीके से पूरा साल बन जाता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई हर साल जो है ऐसे इसको करती है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बताना होता है कि भाई हमारी कंपनी कितने पैसे कमा रही है, उस हिसाब से जो लोग हैं वो शायद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जो क्वार्टर कॉल के अंदर अर्निंग रिवील हुई है वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई की $263 मिलियन। अभी मैं इसको बताऊंगा ये इंडियन रुपीस में कितने होते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर ये बताया कि ये 9% का डिक्रीज है और ये डिक्रीज है $27 मिलियन के आसपास। यानी पिछले बार से इसको कंपेयर करें तो ये 9% का डिक्रीज आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारे विंस मैकमैन ने इसके लेकर एक्सप्लेनेशन भी दिया कि देखो ये इस वजह से हुआ है, एक तो हमारे कोई लाइव शोज नहीं हो रहे और ऊपर से हमारे पास इस वाले क्वार्टर के अंदर कोई सऊदी अरेबिया का इवेंट भी नहीं था और आपको पता है वहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई की कितनी कमाई होती है, तो ये इसके पीछे रीजन दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ $263 मिलियन कितने होते हैं। अगर आपकी गणित चल रही है दिमाग की तो शायद अभी तक आपको पता चल गया होगा। तो $1 मिलियन में होते हैं लगभग 7-7.5 करोड़ के आसपास। $10 मिलियन में आ गए आपके 75 करोड़ के आसपास। $100 मिलियन में आ गए आपके 750 करोड़ के आसपास। और इस फिगर को अगर आप देखो $263 मिलियन, तो ये छूने को तैयार है 2000 करोड़ रुपए। तो इतनी डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो है कमाई हुई है। 2000 तो नहीं है एग्जैक्टली, आप 180 करोड़ मतलब 1800 करोड़ 1850 करोड़ के आसपास इसको मान सकते हो। तो ये है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के नंबर्स। हमको लगता है प्रोडक्ट जा रहा है नीचे और सब कुछ बेकार हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई की हर साल 2015 से 16 में अर्निंग ज्यादा होती है, 16 से 17 में ज्यादा, 17 से 18, 19 से 20, 20 से 21। पैंडेमिक वाले साल में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले साल से कमाई मोटी करी थी। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि क्या यहाँ पर सीन है। और हाँ, बहुत पैसे आ रहे हैं विंस मैकमैन के पास और इसीलिए उनकी कंपनी ऐसे चल रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फिगर है। आप डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हो तो आपको ये बातें भी जरूर पता होनी चाहिए। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और हमारे बटिस्टा जो कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस का ना दिल खुश कर देगी। उन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो मैं बहुत बड़े बड़े स्टेज में परफॉर्म कर चुका हूँ, इवन मैं मूवीज करता हूं, लेकिन मूवीज के रिलीज को लेकर उसके टिकट्स कैसे जाएंगे, कैसे परफॉर्म करेगी, उतना कभी भी प्रेशर नहीं होता जितना प्रेशर तुमको सिर्फ एक सिंगल नाइट पर मिल जाता है और वो नाइट है रेसलमेनिया की। बटिस्टा यहां पर कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो प्रेशर आप रेसलमेनिया के अंदर फील करते हो जब आप क्राउड की तरफ जाते हो, आप रैंप पर अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हो, हजारों में आपको लोग देख रहे होते हैं, वैसी चीज मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी है और वो मेरी लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा प्रेशर है मेरे ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर बटिस्टा ने तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तारीफें कर दी और ये जेन्युइन ओपिनियन है बटिस्टा का, क्योंकि बटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो चुके हैं। वैसे भी अब उनका इंटरेस्ट है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने का, एक आध ऐसे अपीयरेंस कर दे तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर हमको इससे पता चलता है कि वाकई में रेसलमेनिया जिसको कहते हैं ना कि रेसलमेनिया जैसा इवेंट है, एक्चुअल में वो क्यों है, इस बात को बटिस्टा बता रहे हैं। पहले इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। मैंने आपसे कहा था ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब क्राउड लाने का प्लान कर रही है। अभी तो यूएंगलिंग सेंटर से हो रही है हमारी थंडरडोम, लेकिन जब समर स्लैम इवेंट आएगा तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ क्राउड लाने का सीन बना रही है। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी जगह भी तलाश करनी शुरू कर दी है कि समर स्लैम इवेंट कहां पर होगा। और जो शुरुआती कुछ जगह आ रही है वो है या तो फिनिक्स एरिजोना के आसपास या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई टेक्सास के आसपास इसको बुक करने का प्लान कर रही है। इससे क्लियर पता लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउड को लाने के प्लान्स हैं, क्योंकि अगर दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर क्राउड आएगा, क्योंकि यूएंगलिंग सेंटर में तो थंडरडोम का सेटअप है, वहां पर वैसे भी क्राउड नहीं आ सकता। तो एक छोटी सी अपडेट है समर स्लैम के बारे में एंड आई होप समर स्लैम जाने तक डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्ट एटलीस्ट नीचे तो ना जाए, वो मेंटेन रहे। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे जब समर स्लैम आएगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ हमको इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन दे, क्योंकि समर स्लैम के अराउंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई में होती हैं। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के 4 बड़े पेपर में से एक आता है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं। और गाइस डैनियल ब्रायन ने यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कॉमेंट किया है जो कि शायद विंस मैकमैन को थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना चाहिए। डैनियल ब्रायन का मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। कुछ ही महीने बचे हैं, सितंबर के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। और डैनियल ब्रायन ने यहाँ पर इस बात को क्लियर कर दिया है
कि वो WWE के बाहर भी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं किसी और प्रमोशन के लिए काम करने के लिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो WWE छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो इंटरेस्टेड होंगे एक इंटरव्यू के अंदर कि वो बाहर किसी प्रमोशन के अंदर भी काम करें। और ये बात उन्होंने क्लियरली कह दी कि अब उनका फुल टाइम रेसलर रहने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रेसलमेनिया में अपने आप को बताया कि किस तरीके से मैंने कंपीट किया, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद अब मैं एक फुल टाइम परफॉर्मर नहीं रह सकता। अब लेट्स सी डैनियल ब्रायन का फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से डैनियल ब्रायन एक बहुत बड़ा नाम है WWE के अंदर। मतलब 2 बंदों का सिंगल्स मैच था, डैनियल ब्रायन को बीच में डाला गया, रेसलमेनिया का मेन इवेंट वो मैच था। इससे बड़ा आप खुद ही समझ सकते हो WWE भी काफी ज्यादा वैल्यू करती है डैनियल ब्रायन को। तो देखते हैं जब सितंबर महीना आसपास आएगा तो क्या होता है डैनियल ब्रायन के साथ। लेकिन इस चीज़ को शायद थोड़ा सा सीरियसली लेने की जरूरत है, या फिर थोड़े से पैसे डैनियल ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ा दे तो क्या पता है, ऐसी बात बन सकती है। वैसे मुझे लगता नहीं है डैनियल ब्रायन ऐसे बंदे हैं जिनको पैसों से फर्क पड़ता है। रेसलिंग उनके लिए पैशन है, और अगर वो चीज़ उनको दूसरे प्रमोशन में जाकर मिलती है तो शायद वो चीज़ करने में वो ज़्यादा हिचकेंगे भी नहीं। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पता नहीं कोई नया ट्रेंड शुरू कर दिया शायद कि अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वो अपनी थ्रोबैक फोटोज डालेंगे। एंड इस फोटो को गाइस आप लोग देख सकते हो इस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कोई फ्रेंड है साथ में ब्रॉन स्ट्रोमैन के, जिनकी हाइट भाई बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो भी ब्रॉन स्ट्रोमैन के बराबर ही आ रहे हैं। और हाँ भाई, साइड में जो बंदा है वो ब्रॉन स्ट्रोमैन ही है। ये आज से ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बताई है कि 20 से 21 साल पहले की फोटो है, और इस पर ना कुछ इमोशनल सा, कुछ लोगों को इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने वाला कैप्शन भी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने लिखा है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कैसे इस बंदे को नहीं पता था कि आज जाकर ये वो बंदा बनने वाला है जो कि वो है। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी पुरानी पिक्चर से बात करके कह रहे हैं कि भाई तुम फ्यूचर में जाकर ये बनने वाले हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सारे स्ट्रगल मैंने अपने बचपन में या फिर अपनी इस टीनेज वाली लाइफ में या फिर जब वो अडल्ट हो रहे थे उस लाइफ में नहीं देखे होते तो शायद वो इस टाइम यहाँ पर नहीं होते जहाँ पर वो इतनी बड़ी स्टेज पर आ चुके हैं। वैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन मैं सोचता हूँ कि कितना ज़्यादा मोटिवेट फील करते होंगे जब वो अपनी पुरानी फोटोज़ को देखते होंगे कि वो कहाँ से कहाँ आ गए। मैं यहाँ पर सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पर मुझे लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने काफ़ी ग्रो किया है। एंड ऐसे किसी की सक्सेस देख के जो है काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे लुक के हिसाब से तो ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई पहचान ही नहीं सकता, लेकिन हाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन ने काफ़ी अपने आप को जो है इंप्रूव किया है। और कहीं ना कहीं इस फोटो से और इस कैप्शन से हमको ये बात क्लियरली पता लगती है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं जरा हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। और सबसे पहले तो उनको हैप्पी बर्थडे भी हम लोग विश करना चाहेंगे। मैं शायद गलत नहीं हूँ, हाँ भाई मुझे बहुत कम लोगों के जन्मदिन याद रहते हैं, लेकिन जॉन सीना उनमें से एक हैं। उसमें से एक रैंडी ओर्टन भी है। तो जॉन सीना ने यहाँ पर कुछ बात करी है रोमन रेंज के बारे में और रेसलमेनिया के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई रेसलमेनिया उन्होंने मिस कर दी, मतलब क्या सीन है। तो ये सीन आपको जरा जॉन सीना खुद ही बता दें तो वो चीज़ बढ़िया है। जॉन सीना ने यहाँ पर खुद कमेंट किया कि देखो मेरे अलावा भी WWE है। पिछले टाइम से मैं WWE के साथ इतना ज़्यादा जुड़ा हूँ कि लोगों को लगता है कि जॉन सीना मतलब नो WWE, लेकिन अब आप देखो धीरे धीरे आपको ऐसा ट्रांजिशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये रेसलमेनिया का इवेंट था, ये कोई सीना मेनिया का इवेंट नहीं था। और ये चीज़ उनको देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि बिना उनके भी WWE जो है काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रोग्रेस कर रही है। चलो ठीक है भाई, जॉन सीना हमने आपकी बात मान ली कि ये रेसलमेनिया है, ये सीना मेनिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो जॉन सीना की डाई हार्ड फैंस है यार उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब जॉन सीना इस तरीके से इवेंट को मिस करते हैं। लेकिन रोमन रेंज जो कि अब जॉन सीना को एक तरीके से आप लोग कह सकते हो रिप्लेस तो वर्ड नहीं कह सकते भाई जॉन सीना के लिए या फिर किसी भी सुपरस्टार के लिए। हर एक बंदा अपने आप में अलग वैल्यू करता है, लेकिन WWE के पर्सपेक्टिव से मैं कहना चाहूँगा कि वो रिप्लेस करने वाली बात हो जाती है। तो रोमन रेंज को लेकर तो भाई उन्होंने तारीफों के पुली बात दी। उन्होंने कहा कि रोमन रेंज किसी के फुटस्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे, वो अपने खुद के फुटस्टेप्स बना रहे हैं। उन्होंने इवन तारीफ भी करी है यहाँ पर जिस तरीके से रेसलमेनिया 37 के मेन इवेंट के अंदर तीनों सुपरस्टार्स ने परफॉर्म किया, और वो काफ़ी खुश है रोमन रेंज की इस तरीके की सक्सेस को देखकर, और वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। तो ये है भाई फिलहाल जॉन सीना का सीन। वैसे तो इस समय वो मूवीज़ के अंदर बिजी हैं, WWE को लेकर ज़्यादा उनको टाइम मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ उनके थॉट्स है रेसलमेनिया को लेकर। आई होप भाई अब ये तुम्हारा इंतजार जो WWE में तुम्हारा सूखा पड़ा हुआ है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा तुमने वेट करवा दिया फैंस को, शायद ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खैर हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि थोड़ी सी सीरियस है और कुछ बड़ा अजीब सा हो गया। तो सीन क्या हुआ आपको पता है, मिकी जेम्स WWE से रिलीज हो चुकी हैं और उनकी कुछ बिलोंगिंग्स होगी, उनके कुछ सामान होंगे जो कि WWE को पार्सल करने थे मिकी जेम्स को। अब मिकी जेम्स को उनका वो पार्सल मिलता है, बट गाइस आप बिलीव नहीं करोगे वो किस तरीके से था। ये पार्सल WWE की तरफ से आया है और ये आया है कचरे के बैग के अंदर। जैसे कि आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो, ये जो कचरे का बैग है जिसमें कचरा रखते हैं उसके अंदर मिकी जेम्स का सामान आया है। इसी चीज़ को लेकर मिकी जेम्स ने ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा, उन्होंने विंस मैकमैन को यहां पर टैग किया कि मुझे नहीं पता कि तुम इस बारे में अवेयर हो या फिर नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपना जो केयर पैकेज है वो मिल गया है, और इसके लिए वो थैंक यू लिख रही है सार्कास्टिक वे में कि उनको कितना बुरा लग रहा है भाई इस तरीके से WWE उनका सामान दे रही है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि भाई क्या हुआ, एक कचरे का कचरा थोड़ी था, कचरे का बैग ही तो था। बट आप
आप सोचो आपकी कोई ऐसी कीमती चीज़ आ रही है और आप उसको देख रहे हो कि वो एक कचरे के बैग के अंदर है, मतलब एक वो दिल से खेलने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। लेकिन मैं एक सही डिसीजन भी बताता हूँ WWE का जो कि हुआ। इसके ठीक बाद ट्रिपल एच ने ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि जिस बंदे ने भी ये काम किया है WWE की तरफ से, उसको हमने इमीडिएटली फायर कर दिया है और वो WWE के साथ किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में नहीं है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही है। मैंने आपको बहुत कम रिएक्शन बताया, स्टेफनी मैकमैन ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है। तो कुछ ये यहाँ पर बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ जो कि मैं चाहूंगा नहीं कभी किसी के साथ हो, लेकिन खैर ये काफी अच्छा स्टेप है WWE का कि जिस भी बंदे ने ये खुरापात करी थी उसको WWE ने तुरंत फायर कर दिया। एंड आई थिंक मिकी जेम्स को भी यहाँ पर ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जो आज की वीडियो थी गाइस वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।